जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बायसरन घाटी में 22 अप्रैल को दोपहर में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान चली गई और 17 लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही 22 अप्रैल की देर रात गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच गए और यहां पर पीड़ितों और उनके परिवारों से मिले। इसके बाद गृहमंत्री पहलगाम भी पहुंचे, जहां पर आतंकियों ने कोहराम मचाया था। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर वापस भारत लौट आए और तुरंत बैठक बुलाई, जिसमें अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले का बदला लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिया। राजनाथ सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि घटना के मद्देनजर भारत सरकार हर वो कदम उठाएगी जो जरूरी है और उपयुक्त होगा। हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर भारत की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिश रची है। ऐसे में सवाल उठता है कि सुरक्षा में चूक कहां हुई? क्या फिर से पाकिस्तान पर होगी एयर स्ट्राइक? इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली है? ये सब कुछ आपको बताएंगे। दरअसल 23 अप्रैल को सुरक्षा एजेंसियों ने 3 आतंकियों के स्केच जारी किए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा की जम्मू कश्मीर में सक्रिय प्रॉक्सी विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली है। जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि भले ही घाटी में आतंकी संगठनों को दहशतगर्दों की संख्या बढ़ाने के लिए नई भर्ती का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन वहां मौजूद विदेशी और लोकल आतंकियों ने बड़ी संख्या में अपने स्लीपर सेल तैयार कर लिए हैं। ये सेल आतंकियों को सैनिकों की मूवमेंट की जानकारी मुहैया करवाते हैं। पहलगाम सहित जम्मू कश्मीर के अधिकांश इलाकों में चाय बेचने वाले, पंक्चर लगाने वाले, ढाबा संचालक और खच्चर घोड़े और पोर्टर्स दिखाई पड़ते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें संदेह के दायरे से दूर रखना इंटेलिजेंस की चूक बन रहा है। इन्हीं में ही आतंकियों के स्लीपर सेल भी शामिल रहते हैं, लिहाजा ये लोग स्थानीय होते हैं। ऐसे में सुरक्षा बल भी इन पर ज्यादा शक नहीं करते। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा से जुड़े मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि घाटी और दूसरे क्षेत्रों में आतंकियों के स्लीपर सेल मौजूद हैं। उन्हें कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर लोकल सपोर्ट मिल रहा है। चाय बेचने वाले, पंक्चर मैकेनिक, ढाबा संचालक और खच्चर घोड़े पोर्टर्स वाले पहले भी शक के दायरे में रहे हैं, लेकिन ये सब स्थानीय होते हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां इनके साथ ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आती। इनकी मौजूदगी हर इलाके में होती है। घने जंगल में भी ये लोग रहते हैं। अनंतनाग से पहलगाम की ओर मुख्य सड़क के आसपास ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर्यटकों के छोटे छोटे समूह प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए पैदल जाते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए घोड़ों और खच्चरों की मदद भी ली जाती है। इस कड़ी में ढाबा और चाय वाले भी शामिल होते हैं। सूत्रों के मुताबिक हमले के दौरान क्रॉस फायरिंग ना होने का सीधा मतलब यही था कि आसपास पुलिस या सुरक्षा बल मौजूद नहीं थी। इस जगह पर भारी संख्या में पर्यटक आ रहे थे, तो उसके बावजूद वहां पर पुलिस चौकी तक दिखाई नहीं पड़ी। चाय की दुकान के मालिक या उसके किसी कर्मचारी को भी चोट नहीं लगी। आतंकियों को यह बात मालूम थी कि इस क्षेत्र में फौरी तौर पर पुलिस मदद नहीं पहुंच सकती, इसलिए उन्होंने पर्यटकों का धर्म पूछकर उन्हें चुन चुन कर मारा। यानी दहशतगर्दों को वहां की सुरक्षा की पूरी जानकारी थी। आतंकियों ने जल्दबाजी में अंधाधुंध फायरिंग नहीं की। सुरक्षा बलों को चाय बेचने वाले, पंक्चर लगाने वाले, ढाबा संचालक और खच्चर घोड़े और पोर्टर्स पर नजर रखनी चाहिए। सड़क किनारे और घास के मैदानों के आसपास इन लोगों की उपस्थिति को लेकर पहले भी सुरक्षा एजेंसियों को सचेत किया जाता रहा है। साल 2020 में भी ऐसे कई अहम सबूत सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंक का वो नया प्लान तैयार किया था। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लॉन्चिंग कमांडर अब्दुल मन्नान उर्फ डॉक्टर की आतंकवादियों के साथ हुई बातचीत को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरसेप्ट किया था। उस बातचीत में कई सनसनीखेज खुलासे हुए। आईएसआई और आतंकी संगठन उनके स्लीपर सेल भारतीय सैन्य बलों की हर मूवमेंट की जानकारी जुटाते हैं। तब ये बात सामने आई थी कि जम्मू कश्मीर हाईवे, कठुआ, सांबा, डोडा, पहलगाम और दूसरे इलाकों में सड़क के किनारे स्लीपर सेल को पंक्चर लगाने की दुकान खोलने के लिए कहा गया है। साथ ही चाय और ढाबा तैयार करने की योजना बनाई गई। इन जगहों पर प्लास्टिक कवर में हथियार और संचार के साधन रखने का जुगाड़ तैयार किया गया। जैश-ए-मोहम्मद के लॉन्चिंग कमांडर अब्दुल मन्नान और आतंकवादियों के बीच हुई बातचीत में यह भी पता चला था कि आईएसआई अब स्लीपर सेल के जरिए ज्यादा से ज्यादा भारतीय सैन्य बलों की मूवमेंट का पता लगाने की कोशिश में है। किस मार्ग से, किस रास्ते से कब और कितने सैन्य वाहन गुजरे हैं, उसमें जवानों की संख्या, हथियार, गोला बारूद, दूसरा साजो सामान, ऐसी जानकारी जुटाने के लिए हाईवे पर पंक्चर लगाने की दुकानें खोली जा रही हैं। यह भी पता चला था कि पंक्चर की दुकान से करीब 2 किलोमीटर पहले कुछ नुकीली वस्तुएं सड़क पर डाल दी जाती हैं। उस जगह पर ऐसा साइन बोर्ड लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है कि पंक्चर की दुकान 2 किलोमीटर आगे है। ये सब आतंकी हमले को अंजाम देने के मकसद से किया गया था।
पंक्चर की दुकानों की तरह ही सड़क किनारे चाय की दुकान और ढाबे भी खोले गए हैं। स्लीपर सेल्स को बाकायदा उनके काम का मेहनताना भी देने की बात हुई थी। वो किस तरह की जानकारी आईएसआई और आतंकी संगठनों को देते हैं, मेहनताने की रेंज भी इसी पर निर्भर करती है। सैनिक वाहन एक साथ चल रहे हैं, उनके बीच कितनी दूरी है, ये सब तथ्य जुटाने की जिम्मेदारी स्लीपर सेल की थी। किसी इलाके में इंटरनेट की स्थिति कैसी है, ये जानकारी भी स्लीपर सेल देते थे। जो बातचीत इंटरसेप्ट हुई है उसमें इंटरनेट और लोकल पुलिस को लेकर कई तरह के सवाल पूछे गए हैं। डोडा के आसपास मौजूद हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों की जानकारी मांगी गई थी। आतंकियों के नए ठिकानों के बारे में भी सूचनाओं का आदान प्रदान कोड वर्ड के जरिए किया गया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जितनी बड़ी घटना पहलगाम में हुई है, क्या वो बिना किसी स्लीपर सेल के मदद के हो सकती है? और अगर इतनी सारी सूचनाएं थीं तो उनको ठीक तरीके से एनालाइज क्यों नहीं किया गया, और अगर किया गया तो फिर चूक कहां हो गई? अमर उजाला ई पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो उसके शब्द जो कितना भी जूम कर लीजिए धुंधले नहीं पड़ते हैं। अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।